Hello everyone, very good morning. Welcome to chemistry class, and today we are going to do fifth lecture of third unit, that is classification of elements and periodicity in properties. And today's topic is ionization enthalpy. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस के बारे में, उसके ट्रेंड्स की पीरियोडिक टेबल में अलोंग अ ग्रुप अक्रॉस अ पीरियड किस तरीके से एटॉमिक रेडियस वेरी करती है। और आज हम देख लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। और इसकी क्या डेफिनेशन है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ द एलिमेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। मतलब किसी भी एटम से जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, जो एनर्जी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट्स यूनिट इज़ किलो जूल पर मोल। जैसे लाइक दिस इज़ द एटम और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड बाहर वाली शेल में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शो किए हैं। तो जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको इस न्यूक्लियस से जितनी डिस्टेंस होगी उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड है, तभी इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। अगर एनर्जी निकलती तो वो नेगेटिव होती, बट यहाँ तो एनर्जी चाहिए, इसको बाहर निकालना है, तो जो एनर्जी चाहिए या जो रिक्वायर्ड है उसी को हम कह देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम इन द गैसियस स्टेट। सब्सिक्वेंट मतलब पहला इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, ठीक है, कैटायन फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सेकंड निकल जाएगा, उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए निकालने के लिए उसको हम कह देते हैं IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन को, लाइक दिस इज़ द गैसियस एटम, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो IE1 होगी, कैटायन बन गया। देन इस कैटायन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो निकालने के बाद जो एनर्जी निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम IE2 बोल देते हैं। ऐसे ही थर्ड एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम IE3 बोल देते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड IE3 इज ऑलवेज ग्रेटर, IE3 इज ग्रेटर देन IE2 विच इज अगेन ग्रेटर देन IE1। ठीक है, ये ऑर्डर रहता है। देन व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को? तो सबसे पहली बात तो हमेशा ध्यान रखिए, साइज़ ऑफ द एटम, उस पर डिपेंड करते हैं सारे फैक्टर्स। साइज़ ऑफ द एटम, जो एंथैल्पी होगी वो एटॉमिक साइज़ के हमेशा इन्वर्स होती है। मतलब अगर एटम का साइज़ छोटा है, छोटा मीन्स लाइक अगर सिर्फ हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज हैं। जो क्लोज है मीन्स वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है फर्स्ट शेल से, तब इसमें ज़्यादा एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ती जाती हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाती है न्यूक्लियस से, तो इसका होल्ड भी कम होता जाता है, अट्रैक्शन भी कम होता जाता है, और जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाएगा। मीन्स अगर साइज़ छोटा है तो एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा खर्च होगी, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, और अगर एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो एंथैल्पी फिर कम रिक्वायर्ड होगी। तो दैट्स वाई एटॉमिक साइज़ का अपोजिट होती है, इन्वर्स होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। देन चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जितना चार्ज लग रहा है इलेक्ट्रॉन का टूवर्ड्स न्यूक्लियस उतनी ही ज़्यादा एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, जितना टाइटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा होगा, अट्रैक्ट होगा, जितना क्लोज होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होगी, रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी इन्वर्स होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी
स्क्रीनिंग इफेक्ट का इन्वर्स होगा। मतलब जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कभी जब आपने देखा होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू शील्ड होते हैं। मतलब कोई एटम है, ठीक है, एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, बचाते हैं। मतलब न्यूक्लियस से बाहरी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसके बीच में ये इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो जितना ज़्यादा ये शील्ड करेंगे बाहरी इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स न्यूक्लियस, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतनी ही कम क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब ये शील्ड कर रहे हैं तो बाहरी इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होता जाएगा न्यूक्लियस से, और ये जो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा, मतलब कम एनर्जी ही रिक्वायर्ड होगी। तो मोर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, मोर द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स टू आउटर इलेक्ट्रॉन्स, लेस विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो एस का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, मतलब जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज, सेम शेल में, इसमें तो सिर्फ एस ही हैं, जैसे एस पी डी तीनों अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्लोज न्यूक्लियस के होता है वो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा क्या होंगे, न्यूक्लियस के पास होंगे, तो उनका सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा। तो फॉर सेम शेल आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ मोर टू रिमूव एस इलेक्ट्रॉन। जो जितना क्लोज है उसको उतना ही ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी रिमूव करने के लिए। पी थोड़ा दूर है तो आसानी से निकलेगा, डी और दूर है तो और आसानी से निकलेगा, और एफ सबसे दूर है न्यूक्लियस से तो उतनी ही जल्दी एटम से निकल जाएगा, यानी कि एनर्जी उसमें कम रिक्वायर्ड होगी। देन नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। पहले हम पीरियड में देख लेते हैं। पीरियड का मतलब है लेफ़्ट टू राइट, मतलब ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से हम जब राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज आपको पता है डिक्रीज होता है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी क्योंकि ये इन्वर्स होगी। जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन बढ़ता है। जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। जो ज़्यादा क्लोज ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो दूर होगा वो जल्दी निकलेगा, ठीक है। एंड ग्रुप में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अप टू डाउन। साइज़ क्या होता है एटम का, बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। तो जब शेल्स बढ़ रही हैं तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। लाइक दिस, यहाँ पे सिर्फ 2 शेल हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है तो पास में है, ठीक है। यहाँ पे अगर दूर सेकंड वाली शेल में है या थर्ड शेल में है या फोर्थ शेल में है, जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन भी, होल्ड भी कम होता जा रहा है। तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी निकलना चाहेगा, क्यों, क्योंकि वो दूर है। तो जो जल्दी निकल रहा है इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी कम ही चाहिए, वो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जो बहुत क्लोज है न्यूक्लियस के, उसको यहाँ से खींचना, निकालना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। मीन्स lots of energy, maximum ionization enthalpy is required in small size atom, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, डिस्टेंस बढ़ेगी और अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कम होता जाएगा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज आर मैक्सिमम इन ईच पीरियड ड्यू टू मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता है कि नोबल गैसेस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। P6, वेदर वो 2p6 हो, 3p6 हो, 4p6 हो, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कम्प्लीटली फिल्ड हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ना इज़ अगेन वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए वहाँ पे जो एंथैल्पी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नोबल गैसेस की होती है। एंड मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल हैव ग्रेटर आयनाइजेशन एंथैल्पी। जहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, आपको कंपैरिजन करना हो सकता है, तो वहाँ पे भी हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा ही होगी। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और एक एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है ये, लाइक सोडियम और मैग्नीशियम के केस में
किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो अब आपको पता है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11, और यहाँ पे लास्ट में s2 है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इसकी कम होगी, क्योंकि s से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इस केस में s का क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो जो फर्स्ट एंथैल्पी होगी वो मैग्नीशियम की तो ज़्यादा होगी लेकिन सोडियम की कम होगी। अभी सेकंड एंथैल्पी के केस में क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो निकलने के बाद इसके पास क्या रह गया, p में 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन अब फुल्ली फिल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना फिर अगेन मुश्किल हो जाएगा, मीन्स ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज़्यादा होगी, और इस केस में मैग्नीशियम के केस में कम होगी। अगेन रीज़न वही है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे सिर्फ s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो फिर उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना फिर अगेन आसान हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का निकलना, वहाँ पे एंथैल्पी कम रिक्वायर्ड होगी। तो दिस इज़ द रीज़न। तो आई होप आयनाइजेशन एंथैल्पी के सारे कॉन्सेप्ट्स, फैक्टर्स, डेफिनीशंस, एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। आप और भी NCERT के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।